दोस्तों नमस्कार। लक्ष्य क्लासेज आ रहा के इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं आज हुई यूपीपीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्रों का हल। यह हल जो है वो मेरे हिसाब से सही हो सकता है, के हिसाब से हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस मिले आपको, तो यथासंभव शुद्धतम हल देने की कोशिश की गई है। तो आइए चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यह प्रश्न पत्र जीएस पेपर 1 का सेट डी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है, सुमेलित करना है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति और पीके थुंगुन समिति के नियुक्ति के वर्षों को। तो यह बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एमएल सिंघवी 1986 और पीके थुंगुन 1988। मतलब A1, B2, C3 एंड D4। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT एक क्या है। DDT जैसा कि हम जानते हैं कि यह कीटनाशक था, कीटनाशक है और इसे भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि यह जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक था। मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं था, नॉन बायोडिग्रेडेबल था और यह लंबे समय तक वनस्पतियों से होते हुए पशुओं और मनुष्यों तक पहुंच रहा था तथा स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा था तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहने के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर रहा था, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। तो इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से दो सुमेलित हैं। तो इसमें 1 केरिया जनजाति उड़ीसा में निवास करती है और पालियान तमिलनाडु तथा केरल में रहने वाली है, जबकि कुकी जनजाति जो है वह नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, मिजोरम और असम में। तो इसका सही उत्तर है बी 1 तथा 4 सही सुमेलित है, बाकी दोनों गलत सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत लकड़ी, गोबर तथा कोयला, यह तीनों ही बायोमास हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा एक धात्विक ऊर्जा है, मतलब धातुओं से मिलने वाली ऊर्जा है, तो इसमें बायोमास नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तो इसका सही उत्तर है ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन कर सकता है। तो इसके ऑडिट का परीक्षण जो है लोक लेखा समिति करती है। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल के सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है। इसका सही उत्तर है डी, कर्नाटक ने डिजिटल वाटर डेटा बैंक का स्थापना किया है। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 तथा 2 को सुमेलित करें। तो इसे सुमेलित करते हैं हम। संस्कृति संरक्षण में अवार्ड मिला था इंदौर को, जबकि शासन में वडोदरा, सामाजिक पहलू में तिरुपति तथा नगरीय पर्यावरण में भोपाल को अवार्ड मिला था। तो इसका सही उत्तर जो बन रहा है बी है 2143। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। किसानों को बिजली तथा सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत। तो यह प्रश्न हमने सॉल्व नहीं किया है। अगर आपके पास इसका उत्तर हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दे सकते हैं, सुझा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। इसका सही उत्तर है 1986।
23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया गया था। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? तंजानिया की पहली राष्ट्राध्यक्ष या प्रेसिडेंट बनने वाली है सामिया सुलूहू हसन। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? देखिए, हमारे यहाँ धरती पर अधिकांश जो स्रोत हैं वह सौर ऊर्जा से ही अंततः एनर्जी मतलब इनिशियल सोर्स उनका सन होता है। जैसे भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा जो हैं ये अंततः सौर ऊर्जा से ही ऊर्जित होते हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा धातुओं से जैसे यूरेनियम, थोरियम जैसे धातुओं से नाभिकीय विखंडन या संलयन के फलस्वरूप निकलती है, जो कि सूर्य में भी यही प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की। तो नाभिकीय ऊर्जा जो होती है उसका अंततः सोर्स सूर्य ऊर्जा नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर मैचिंग है क्वेश्चन नंबर 14 में। विभिन्न अनुसूचियां हैं और अनुसूचियों के हिसाब से विषय दिए हुए हैं, तो अनुसूचियों और विषय को मैच करना है। अनुसूची तृतीय अनुसूची जो है वह संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। चौथी अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाले विधियों की विषय सूची। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधियों की सूची है। और आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। तो इस तरह से हमारा क्रम बनता है इसका 2143 ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है जामनगर, भारत में। अगला प्रश्न जो है वह फिर से कथन तथा कारण का है, तो इसको सॉल्व करके अगर किन्हीं को सही उत्तर की जानकारी हो तो शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। क्वेश्चन नंबर 17, MS स्वामीनाथन ये संबंधित है हरित क्रांति से, और वर्गीज कुरियन संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। तो इन दो प्रश्नों पर दो ऑप्शन से हम लोग इसके आंसर को अगर चेक करते हैं तो इसका कूट बनता है 3421। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति और वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन। तो 3421 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। चंद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। हाँ, शकों के विजय के संदर्भ में रजत मुद्राएं जारी की गई थी चित्रगुप्त के द्वारा। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, यह गलत है। तो इसका आंसर हम लोग ए देते हैं, केवल ए, केवल 1। अगला देखते हैं ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो जानते हैं हम लोग कि कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है वह हीरा होता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा हीरा। अगला सूची जो है उसमें जलप्रपात तथा उनकी स्थिति है। तो इसमें भी हम लोग फिर से दो ऑप्शंस के साथ काम करना शुरू करेंगे। तो दूध सागर जो है वह गोवा में है, तथा पलानी
कर्नाटक में स्थित है। दूध सागर गोवा, पलानी हिमाचल प्रदेश। D4C3 D4C3, तो इसका ऑप्शन सी बनेगा 1 2 3 4। ए का दूध सागर, हाँ, ऑप्शन ए का 4 दूध सागर और ऑप्शन डी पलानी का 3। तो 4 3 2 1 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 4 3 4 1 नहीं, पलानी कर्नाटक में है, तो 4 1 2 3। आप इसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आ रहा है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो उसमें सुधार के लिए आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे मैं भी श्योर हो सकूं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो माल्थस जो है वो सबसे प्रसिद्ध है अपनी जनसंख्या थ्योरी के लिए, जिसे माल्थुसियन थ्योरी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी होता है इसका आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम पार्टी का पार्टीगेट स्कैंडल, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री भी फंसे हुए थे तथा उनकी सत्ता जाने वाली थी। तो यह स्कैंडल था ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो था उसमें पार्टियां की गई थी और कोविड-19 के 2020-21 में कोविड के दौर में कोविड मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है इन्फ्लुएंजा का। 23 का ए आंसर है। 24 का निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो जितने भी प्रदूषक गैस होते हैं वो सारे हरित गृह गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, यह तीनों ही हरित गृह गैस हैं। और आर्गन इसका सही उत्तर है, आर्गन नहीं है। 24 का डी। 25 का निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो यूक्रेन रूस के बीच युद्ध के शुरुआत होने के बाद भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, जिसमें यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय मेडिकल छात्रों को विभिन्न देशों की सीमाओं से होकर भारत लाया गया था। सही ऑप्शन है इसका ए, ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स। तो 26 का आंसर होता है सी। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों में विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो बोर्नियो द्वीप जो है वह एक काफ़ी बड़ा सा द्वीप है और यहाँ पर 3 देशों के द्वारा अपना अपना क्लेम किया गया है। इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया तथा ब्रुनेई है। लेकिन इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा नहीं हुई है और यह बहुत पुराने आग्नेय चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसमें केवल एक सही होता है, ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अधिकारी तथा कार्य। तो अधिकारी तथा कार्य को अगर हम लोग बांटते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें ए का 1, 2, बी का 2, 3 का, सी का 3 और डी का 4 आ रहा है।
इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार मिलाकर और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या यह सही है या नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? इसका सही उत्तर है ए जैन, और जैन जो हैं उनका 80% आबादी जैनों की नगरीय क्षेत्रों में है। अगला प्रश्न है, विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा राज्यों का मिलान करना है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं। कुलतार संधवान पंजाब के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष हैं। बी का ऑप्शन है 2, और रितु खंडारी उत्तराखंड की हैं। डी का 4, डी का 2 और डी के 4 से हम लोग अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही आता है। तो इसका उत्तर हम लोग देते हैं ऑप्शन ए के रूप में। ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो उत्तर प्रदेश के नगरों में सबसे ज़्यादा आबादी लखनऊ की है, मगर लखनऊ यहाँ कहीं पर नंबर 1 पे दिख नहीं पा रहा है। कानपुर, अच्छा कानपुर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लखनऊ है 2, 4, और उसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है, और लास्ट में नंबर आता है आगरा का। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। 31 का ऑप्शन सी। 32 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 32 में देखिए, देव समाज जो है यह बनारस से संबंध नहीं है, यह संभवतः लाहौर से संबंधित है। भारत धर्म महामंडल दिल्ली, यह भी गलत है। सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और राधा स्वामी सत्संग लाहौर का नहीं। तो इसमें सही सुमेलित अगर पूछा जा रहा है तो एक ही सही सुमेलित है, तो वह है ऑप्शन सी, सनातन धर्म रक्षिणी सभा, जो कलकत्ता में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया था? तो ये बताने वाले हैं प्रोफेसर योगेंद्र सिंह, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे तथा जेएनयू में समाजशास्त्र के वरीय प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने रूरल अर्बनाइजेशन, या उसको एक साथ मैच करके अर्बनाइजेशन नामक शब्द, जो कि पहले से किसी अन्य पश्चिमी विद्वान द्वारा यह शब्द दिया गया था, लेकिन इसको विस्तार से भारतीय परिप्रेक्ष्य में योगेंद्र सिंह जी ने विस्तार से बताया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता है 33 का। 34 का, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है तीन मूर्ति भवन, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास था। तीन मूर्ति भवन को अब प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कोचीन है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? इसका सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है पानी संसद। पानी संसद जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए वाटरशेड परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब जो गलत है? तो जीवित गुप्ता 2 देववर्णा का अभिलेख जो है यह गलत आ रहा है। तो 37 का ऑप्शन सी सही है। 38 को देखते हैं हम लोग कि क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो इसमें गोल्डन क्रांति का संबंध बागवानी एवं शहद से है। ग्रे क्रांति का संबंध
उर्वरकों से है। पीली क्रांति का संदर्भ है तिलहन उत्पादन, तिलहनी फसलों के उत्पादन से, और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनता है। 39 में देखते हैं पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय में स्थापित है। तो लौत्से और चोओहू ये दोनों जो श्रृंखलाएं हैं यह हिमालयी श्रृंखला हैं। तो ऑप्शन ए तथा 2 इसका सही उत्तर बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सही रूप से ये नहीं है। तो रेयॉन जो है रूपांतरित स्टार्च लिख रहा है, तो यहीं पे पकड़ा जा रहा है कि यह रेयॉन जो होता है वह रूपांतरित सेलुलोज होता है, स्टार्च नहीं होता है। एस्पार्टम एक स्वीटनर है, मधुरक है, जो कि 40% तक ज़्यादा शर्करा से मीठा होता है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, और नियोप्रिन स्पेसिफिक रबर इसको बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा इसके सही उत्तर दें। तो यह इतिहास का थोड़ा सा क्वेश्चन है, जो कि फिलहाल मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास इसका उत्तर हो तो निश्चित तौर पे आप कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित कराए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा कतर्निया घाट। कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1975 में लखनऊ के आसपास स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र, रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में है, और जर्मनी के इंडस्ट्रियल बेल्ट में यह आता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों में हमें लग रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना जो है यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के जिम्मे है, और यह राष्ट्रीय मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 45। इसको भी आप लोग एक बार सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला हम लोग देखते हैं सूची 1 और सूची 2 में परमिसेबल जो साउंड पॉल्यूशन का लेवल होता है, साउंड लेवल होता है, वो परमिसेबल कहाँ कितना है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद व्यापारिक क्षेत्र, उसके बाद आवासीय क्षेत्र, और उसके अलावा उससे सबसे अंत में होता है शांत क्षेत्र। शांत क्षेत्रों में अनुमति योग्य शोर का स्तर सबसे कम होना चाहिए, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल तथा कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जहाँ की शांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, और वहाँ पर शोर जो है उसका स्तर न्यूनतम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र का 70 dB है, व्यापारिक क्षेत्र का 65 dB, आवासीय क्षेत्र का 55 dB तथा शांत क्षेत्र का 50 dB। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है 2143 बन रहा है। 2143 यानी ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न है गहरा बिंदु और महासागर। तो इसमें हम लोग फिर से एक बार उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मेरियाना ट्रेंच जो है, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का और इस पूरे पृथ्वी का सबसे निम्नतम अधिकतम गहरा बिंदु है। तो प्रशांत महासागर मेरियाना ट्रेंच A3, और सुंडा गर्त जो है वह हिंद महासागर में है। तो सी का 1, ए के 3 और सी के 1 से अगर हम लोग मिलाते हैं A3C1 से, तो ऑप्शन ए बनता है हमारा 4312। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा। तो इसका निर्विवाद रूप से उत्तर है चीन। चीन ने स्टील में अभी तक 2022 में फर्स्ट हाफ में उसने सबसे आगे निकला हुआ है। पारिस्थितिकी निकेत शब्द के इस्तेमाल में मैंने इसे सॉल्व नहीं किया है, इसे आप लोग सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 50।
भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क और स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। हाँ, ये उत्तर सही है। तो इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 51 फिर से इसे कूट से मिलाना है। तो बटेश्वर की पहाड़ी जो है वह बिहार में पड़ती है। बेलारी श्रृंखला, जिसे बिलारी श्रृंखला लिखा हुआ है, बेलारी कर्नाटक का है। तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, A3 और B4। A3 B4 से अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तो 51 के ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाना चाहेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था। तो ये गंगा जल को केवल प्रदूषण रहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 52 का ऑप्शन सी होता है। 53 में अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार, तो इसे आप लोग सजा कर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार संविधान के अनुसार व्यवस्थित करें। तो संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, इसे हम लोग सजाते हैं। तो 54 का बी। सबसे पहले संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र आता है, उसके बाद नागरिकता आती है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, तथा सबसे अंत में मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो इसका ऑप्शन बन रहा है 1 3 4 2, 1 3 4 2। तो ऑप्शन बी के साथ इसमें हम लोग जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 55 में देखते हैं, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया, नहीं सॉरी, सबसे ऊपर है हांगकांग, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान तथा सबसे अंत में है रसिया। तो हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी। 56 क्वेश्चन को देखते हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय विवाद सीमा हल को करने के हेतु समझौता पत्र पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए सही उत्तर है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें मेक इन इंडिया दोनों कथन सही हैं कि यह 2014 में प्रारंभ किया गया था तथा इसका उद्देश्य कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना तथा बेहतर बनाना है। तो इसका ऑप्शन बी ए तथा दो दोनों होगा। औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो इसे आप व्यवस्थित करके मुझे बताएं। 59 कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सीनोवैक जैसा कि इंडिया में चाइनीज़ कंपनी का बना हुआ है, चाइना की किसी कंपनी ने, बायोटेक कंपनी ने बनाया हुआ है सीनोवैक, जो संपूर्ण वायरस का टीका है। इसमें इनएक्टिव या डेड कोविड-19 वायरस होते हैं और उसे बॉडी में इंजेक्ट कराकर वायरस प्रतिरोधी क्षमता का विस्तार किया जाता है। सीनोवैक का 59 का आंसर बनता है क्वेश्चन सी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक के सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। बगदाद, बसरा, रमादी, टिकरित। तो टिकरित जो है यह सुन्नी त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। सुन्नी त्रिकोण इराक के मैप पे एक त्रिकोण बनाता है रमादी, बगदाद तथा बसरा के बीच। ये तीनों उसके कॉर्नर्स पे आते हैं।
जबकि टिकरित इसके कॉर्नर पे नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। 61A। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? यह 2019-20 के बजट में, केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था जल जीवन मिशन योजना। जैव निम्नीकरण, नीचे दिए गए पदार्थों में जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल की पहचान करनी है। इसमें है ऊन, प्लास्टिक के कण, एल्युमिनियम फॉइल, कांच की बोतल। तो इसमें ऊन जो है वह केवल बायोडिग्रेडेबल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इस पर विचार करके आप लोग निश्चित तौर पे मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न है 65। इसमें विधानसभा सदस्य तथा राज्य दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक सुमेलित नहीं है, वह मणिपुर है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटें हैं, यहाँ 62 लिखा गया है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग एक प्रतिजीवाणुक या एंटीबायोटिक है। तो 66 का ए। अगला प्रश्न है 67। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? उनका नाम है सज्जन प्रकाश। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है? आय निर्धनता या मानव निर्धनता? तो ये दोनों ही पहचान की गई हैं। तो 68 का ऑप्शन सी होता है। आय निर्धनता तथा मानव निर्धनता दोनों को यूएनडीपी ने निर्धनता सूचकांक में चिन्हित किया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा किस तारीख को? तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? इसमें बोध गया के स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अभिकथन तथा कारण पर आधारित आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं और एक ही व्याख्या आर निश्चित तौर पर कर रहा है। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन का पार्ट होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? असम गेहूं, उत्तर प्रदेश जूट, केरल रबड़ तथा गुजरात चाय। सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित इसमें केवल एक दिख रहा है, केरल रबड़। रबर के उत्पादन में केरल अग्रणी राज्य है, जबकि चाय के उत्पादन में गुजरात के जगह पे असम होना चाहिए। और जूट में असम हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जूट हालांकि सब सर्वाधिक बिहार में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश गेहूं की खेती में आगे। तो इसमें एक सही सुमेलित है, केरल रबर। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में स्थापित की गई थी? बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। और अगला क्वेश्चन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है तथा यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो 75 का ऑप्शन बी, ए तथा 2 दोनों के साथ हम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि यह दोनों ही कथन सही हैं। तो इस पार्ट 1 के वीडियो में 75 क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चंस अगले पार्ट में कुछ ही देरों में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।